जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब। आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि अमेरिका, जापान जापान और साउथ कोरिया जो है वो कह रहे हैं जी हम एनुअल टॉक्स की तरफ जाएंगे। ये जो अभी हाल ही आजकल ये चल रहा है, जो कैंप डेविड समिट है, अमूमन कहा जाता है कि अमरीकी सदर जब किसी को कैंप डेविड बुलाएं तो ये आई थिंक समर हाउस है उनका, तो बड़ी दैट इज वेरी वेरी समथिंग वेरी रिस्पेक्टेबल। एक तो आप इसको बताएं कि एक तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, प्लस जब से इंडिया ने नो किया है टू मेक क्वाड अ मिलिट्री अलायंस, आपको लगता है कि अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं? कभी वो ऑकस में जा रहे हैं, कभी वो क्वाड विद फिलीपाइंस बना रहे हैं, कभी वो इन दोनों को दोबारा कह रहे हैं भाई तैयार हो जाओ। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इस एंगल से भी जरा बताएं हमें। देखिए, अमेरिका में ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, फोर्स मल्टीप्लायर, तो अमेरिका के एलाइज और फोर्स मल्टीप्लायर्स हम्म। सब्सिडाइज कर देते हैं अमेरिका की डिफेंस। उनको बेसिस मिल जाते हैं, हथियार सब्सिडाइज। देखिए, अगर आपको 1000 F-16 चाहिए और आप 2000 बना रहे हैं, 1000 बेच रहे हैं, तो आपके 1000 जो F-16 से उनकी कीमत कम हो जाती है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और आप सबको थोड़ी बेचेंगे F-16, आप अपने एलाइज को ही बेचेंगे, राइट? सो अमेरिका के लिए देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम एलाइज, एलाइज को बढ़ाना। और दे रियलाइज के एलाइज के वजह से इन्होंने जो कोल्ड वॉर भी जीती, एलाइज के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 भी एलाइज के वजह से जीती। सो एलाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देख लें, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक स्टूडेंट ने मुझे धमकी दी थी क्लास में। मैंने उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। तो उसने कहा, तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो मैंने कहा, मजा नहीं आएगा, तुम अपनी गैंग लेकर आओ, मैं अपनी गैंग लेकर आता हूँ, तब मजा आएगा। तो उसने कहा, तुम्हारी गैंग है? हाँ। मैं बोला, 911 डायल करूंगा, आ जाएंगी मेरी गैंग, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स शहर की आ जाएगी, तुमको तुम्हारी गैंग को बंद कर। तो उसमें क्या हुआ, वो डर गया। सो दैट इज हाउ अमेरिका इज। अमेरिका के पास गैंग है, चाइना के पास गैंग नहीं है। अगर अमेरिका लड़ने आया चाइना से, वो अकेला नहीं आएगा, वो इंडिया को, जापान को, साउथ कोरिया को, पूरा नेटो को लेकर आएगा। तो इट हैज इट्स ओन गैंग। चाइना की गैंग कौन है? पाकिस्तान जाएगा लड़ने चाइना के लिए? उसकी गैंग में रशिया, नॉर्थ कोरिया, हालांकि सारे न्यूक्लियर पावर्स हैं ये चार, पाकिस्तान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। विल दे फाइट फॉर चाइना इज द क्वेश्चन। सो ये चीज लोग आप कह रहे हैं कि चाइना इज ट्राइंग टू डू दैट थ्रू एससीओ या ब्रिक्स के थ्रू। शी इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन गैंग टू फेस द यूएस की गैंग। बट यूएस का जो क्वाड है, क्वाड इज द न्यू नेटो। ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, लोग कितना भी को करे। जब यूरोप में जब थ्रेट्स आएंगे, नेटो इज नेटो। और एशिया में जो थ्रेट्स आएंगे, उसके लिए द क्वाड इज द न्यू नेटो। और इंडिया वो घसीट के लेके जाएंगे, इंडिया को इन्वॉल्व हो जाएगा इंडिया, वेदर इंडिया लाइक्स इट और नॉट। ऑलरेडी उसका ना इंटरऑपरेबिलिटी हो गया। आप मालाबार को ले लें, इधर बहुत ज्यादा इंडिया का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो गया है। सो इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्वाड मिलिटरीली ऑल्सो। तो दो चीजें मुझे सरप्राइज करती हैं कि वाई आर इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड, राइट? तो इंडोनेशिया को मैं अब जरा, आई एम गोइंग टू पे लिटिल क्लोजर अटेंशन। मैं अभी साउथ एशिया पर पब्लिक ओपिनियन का सर्वे किया था, उस पर एक शो किया हूँ कि साउथ एशिया चाइना को प्रेफर करता है या इंडोनेशिया को। तो उसमें जो डेटा था, उससे लग रहा है कि इंडोनेशिया इज लीनिंग टुवर्ड्स चाइना मोर देन द यूएस। तो इसलिए भी इंडोनेशिया शायद क्वाड बहुत मुश्किल से ज्वाइन करेगा। बट साउथ कोरिया तो लॉजिकल है भाई, इट्स एन एलाई। नॉर्थ कोरिया से उसकी दुश्मनी है, नॉर्थ कोरिया चाइना का एलाई है। सो वाई साउथ कोरिया नॉट इन? वो इसलिए नहीं है क्योंकि साउथ कोरिया और जापान के बीच में बहुत पुरानी दुश्मनी है। जो जिस तरह से जापान ने ऑक्यूपाई करके, कॉलोनाइज करके, उनकी कंफर्ट वुमन के आपने लफ्ज सुने होंगे, जिस तरह से उन्होंने अब्यूज किया है। तो अभी भी गुस्सा है चाइना, साउथ कोरिया में जापान की तरफ।
और जापान ने एक्नॉलेज भी नहीं किया, कि अगर ये उठ के कह दे कि भाई हमारे हमने गलतियां की, वी अपोलोजाइज वगैरह, तो शायद ये ख़त्म हो जाए। तो ये जो कैंप डेविड का एकॉर्ड्स हैं, ये मशहूर इसलिए हुआ कि आपको याद है बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर ने कैंप डेविड एकॉर्ड्स को मिडल ईस्ट के पीस प्रोसेस की वजह से मशहूर कर दिया था। तो ये जो पहली मीटिंग हुई पोस्ट 9/11, वो कैंप डेविड में हुई थी टू प्लान के अमेरिका का रिस्पांस टू 9/11। तो ये जो मीटिंग हुई है, अमेरिका इज बेसिकली ट्राइंग टू रिजॉल्व के साउथ कोरिया और जापान के बीच में जो इख्तलाफात है उसे वो खत्म करना चाह रहा है, एंड वांट्स टू मेक देम वेरी स्ट्रॉन्ग एलाइज, क्योंकि लॉजिकली दे हैव टू, मतलब कोई रीजन नहीं है फॉर देम नॉट टू बी वेरी स्ट्रांगली allied विद द यूएस। इकोनॉमिक ताल्लुकात इतने हैं, और इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर आप टॉप 10 इकोनॉमीज देखें तो साउथ कोरिया 10 या 11 पे आते ही स्पॉट। So we are looking at number 1, number 3 and number 10 economies in the world. इन तीनों को मिला लें आप, जापान, यूएस और साउथ कोरिया, it is double the size of China. $34 trillion हो जाता है, चाइना is only 17-18 trillion. So it's an important alliance. अमेरिका चाइना के लिए एक मजीद सर दर्द ना। सोचो आप, वहां पे ऑलरेडी तो साउथ कोरिया में तो अमेरिका के फौजें हैं ही हैं, डीमिलिटराइज, अभी एक फौजी भाग के बॉर्डर उधर चला गया। सो बट अब जापान की भी वहां पे हो सकता है, इट विल बी कम, अगर ये ताल्लुकात बेहतर हो जाए। ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स तो मिलते ही हैं ये तीनों हर साल, अब हेड्स ऑफ स्टेट्स भी मिलेंगे। मुझे लगता है ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट बनाए आप, तो इनके पास दूसरे काम करने के लिए वक्त कहाँ होता है। खाली मीटिंग्स में मुझे लगता है कि वक्त गुजरने लगेगा। क्वाड की अलग मीटिंग हो रही। अगर साउथ कोरिया जापान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, देन आई थिंक साउथ कोरिया विल मेक इट अ पेंटागन। वो क्वाड जाके वो पेंटाग, आई डोंट नो व्हाट दे विल कॉल इट, वो 5 हो जाएगा मुझे लगता। एंड मतलब दीज आर मोर इम्पोर्टेंट। साउथ कोरिया इज अ मोर इम्पोर्टेंट कंट्री देन ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि अमेरिका नहीं चाहेगा ये सारे मिलें? बिकॉज जितना ज्यादा बड़ा गैंग होता जाएगा उतना ज्यादा कंसेंसस पैदा करना भी मुश्किल होता है। तो छोटे छोटा गैंग रखें ताकि कंसेंसस आसान हो। नहीं, आप देखें यूरोप को, नेटो में देखें आप, इतना होने के बाद भी अमेरिका गेट्स व्हाट इट वांट्स ना। नेटो में कितने 30 के करीब मुल्क हैं, इतने हैं, उसमें छोटे छोटे भी है, लाटविया से लेके एस्टोनिया भी है, उसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, यूके भी है, बट अमेरिका गेट्स व्हाट इट गेट्स। और देखिए, इट इज लाइक सेइंग कि वंस आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ना ऑन अमेरिका, देन यू हैव नो वे ऑफ सेइंग नो टू अमेरिका। लेट्स से कि आप करें मुख्तदर, यार मैं शूटिंग नहीं कर सक रहा हूँ, मेरे पास स्टूडियो, तो मैं कहता हूँ अरे यार तुम्हारे घर से 2 मील पर मेरा एक पुराना मकान है, आप उसको अपना स्टूडियो बना ले। आपने वो ले लिया, उसके बाद 1 साल के बाद से फिर मेरे डिमांड शुरू हो जाएंगे। आप ना नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्टूडियो बिजनेस वहां फंसा हुआ है, राइट? इट बिकम्स लाइक दैट इवन इन द बिगिनिंग। इफ अमेरिका सेज नो नो नो, वी विल डू इट इन अ क्या कहना चाहिए, कंसेंशुअल मैनर, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, टर्की ने फाइनली स्वीडन को हाँ कह दिया ना। अमेरिका ने इतना दबाव डाले हैं यूरोपियंस ने टर्की पे, तो टर्की कुड नॉट ब्लॉक स्वीडन, फाइनली यस कहना पड़ा उसको। तो उस तरह हो जाएगा, और जो मुल्क उस तरह से कंसेंसस के खिलाफ अगर जाने लगे तो उनको वो पनिश भी करेंगे। अब देखें, F-35 के प्रोग्राम में नहीं है टर्की, बाकी सारे EU के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, नेटो के पास आने लगेंगे F-35। मेरे ख्याल से 5-6 साल के बाद आप देखेंगे सारे नेटो कंट्रीज विल बी फ्लाइंग F-35, नॉट F-16। तो टर्की एक जनरेशन पीछे हो जाएगा ना बिकॉज ऑफ इट्स अनविलिंगनेस। तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई वक्त ऐसा आएगा वे टर्की विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन एक्सचेंज फॉर F-35, जो इनिशियली इट वाज पार्ट ऑफ इट। आपको पता है एक कंपोनेंट F-35 का सिर्फ टर्की में बनता था, तो वो भी बाहर हो गया। वो मतलब टर्की वाज नॉट जस्ट गोइंग टू रिसीव F-35, टर्की वाज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग F-35।
and it is out. So America will manage it. देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में एक एक्सप्लेनेशन है कि वाई सम ऑर्गेनाइज, जैसा सार्क फेल हो गया लेकिन ओपेक चल गया, यूएन चल गया. सो व्हाई डू सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एंड सम डोंट? तो उसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि दे हैव टू बी बैक्ड बाय अ हेजिमॉन. तो हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थियरी वगैरह में आते हैं कि हेजिमॉन पैदा है. जैसा सऊदी अरेबिया ने फंड करके अपने थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करके उसने ओपेक क्रिएट किया था. अगर सऊदी अरेबिया की लीडरशिप नहीं होती तो ओपेक नहीं बनता. अगर चाइना की लीडरशिप नहीं होती तो एससीओ नहीं बनता. So there is always a hegemonic force behind, और जहां पे कोई hegemonic force नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा नहीं चलते. They are not continuous. तो ये जो चीजें क्रिएट हो रहे हैं ना, क्वाड वगैरह, हु इज द गिवर? द यूएस. आप देख लें ऑकस में क्या हो रहा है, अमेरिका दे रही है सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को. क्वाड में क्या हो रहा है, अमेरिका दे रही है इंडिया को इंटेलिजेंस, इंडिया को डिफेंस, इंडिया को इंजन, अमेरिका ही दे रही है ना हर चीज. सो वंस you start doing that, you create these organizations. So hegemonic stability theory basically ये कहती है कि hegemons create these institutions. अब ये उम्मीद ये रहती है कि once you create these institutions, उसके norms, उसके rules के basis पे वो खुद से चलेगा अगर hegemon weak हो जाएगा. But I don't think so. अगर अमेरिका कमजोर हो जाता है ना, ये सारी की चीजें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये वो जो जितना भी वो करते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे. They will all collapse eventually. So international relations में क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, you need a hegemon to act like that. अब जैसे देखिए ना, ईरान तंग करने लगा है ना लोगों को, वो जो ऑयल टैंकर्स जा रहे हैं, तो अमेरिका ने ना सिर्फ अपनी वहां नेवी भी भिजा दी, अब वो शिप्स पे मरीन्स को भी तैनात कर दिया है. Why is America spending money? पुलिस, अमेरिका इज बिहेविंग लाइक एन इंटरनेशनल पुलिस फोर्स ना. कोई दूसरा मुल्क नहीं कर रहा है, चाइना नहीं कर रहा है, रशिया नहीं कर रहा है, इंडिया नहीं कर रहा है, बर्तानिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, नन ऑफ देम इज सेइंग ओके वी विल प्रोटेक्ट योर शिप्स फ्रॉम इरानियन एग्रेशन. अमेरिका इज डूइंग दैट. तो वहां पे वॉट एवर रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना, रूल बेस्ड ऑर्डर आपको इसलिए नजर आ रहा है बिकॉज अमेरिका इज विलिंग टू पुट इट्स ट्रूप्स आउट देयर. So that is why I think the US is trying to do clusters अलग जो बना रहे हैं ऑकस वगैरह, because it doesn't want to scare. अगर एक बड़ा इदारा बन जाता है ना इन सारे मुल्कों को लेके 8-10, तो जो दूसरे कंट्रीज हैं वो डर जाएंगे कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई और हम फंस जाएंगे. लड़ाई तो वहीं होगी ना, एशिया में होगी जंग, यहाँ थोड़ी होगी. डेलावेयर में थोड़ी बम गिरेंगे. बम तो ताइवान पे गिरेंगे, मलेशिया, थाईलैंड, इधर उधर गिरेंगे ना सारे. जहां पे जंग होगी तो ईस्ट साउथ एशिया में अगर जंग हुई तो चाइना के साथ. सो दैट्स द बैटल. जी डॉक्टर साहब, ये जो बात होती है राइज ऑफ एशिया, एशियन सेंचुरी, आपको लगता है कि विद दिस, जिसे वो कहते हैं ना वॉर क्लाउड्स हैं, ठीक है, इसमें इस सारे वॉर क्लाउड्स के अंदर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एशिया ग्रो कर सकता है? बिकॉज अमेरिका ने सिर्फ ताइवान का थोड़ा सा डिस्कशन हुई है, नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया, तो सारी इन्वेस्टमेंट तो ताइवान से निकल के दुनिया में, इंडिया में आ रही है, कहीं और जा रही है, अमेरिका में जा रही है. तो ये जो वॉर क्लाउड्स हैं, ये किस तरह, आपको नहीं लगता ये सारी की सारी, और अमेरिका ये जो सप्लाई चेन अपने पास रखना चाहता है, या अपने जैसे फ्रेंड शोरिंग कहता है, आपको नहीं लगता ये वॉर क्लाउड्स जो हैं ये एशिया की तरक्की को रोक सकते हैं? देखिए, अगर आप वो 2078 का जो फोरकास्ट है गोल्डमैन सैक्स का, अगर आप उसको देखें तो उसमें जो नंबर 1 कंट्री है चाइना है, नंबर 2 इंडिया है, नंबर 3 यूएस है, नंबर 4 इंडोनेशिया है. अगर आप उसमें देखें तो और एशियन, साउथ कोरिया भी ऊपर चला जाता है, टर्की भी आ जाता है. तो टॉप 20 में अगर आप देखें तो तकरीबन काफी एशियन कंट्रीज है. जर्मनी, फ्रांस वगैरह, बर्तानिया आउट बियॉन्ड 12, 13, 14 के पीछे चले जा रहे हैं. राइट. तो इकोनॉमिक क्लाउड इज हियर ऑलरेडी. आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आप टॉप 5 को ले लें तो 3 एशियन कंट्रीज है. राइट. चाइना, जापान और इंडिया in the top 5 economies in the world. So,
तो द फोकस मतलब इकोनॉमिक फोकस तो एशिया में शिफ्ट हो चुका है। लोग कहते हैं कि ओ शिफ्ट हो रहा है, अगर आप 1900 में जाके देखें तो ऐसे ही था, एशियन कंट्रीज वर स्टिल डोमिनेंट। ये बहुत छोटा सा वक्फा है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज हैव डोमिनेटेड इकोनॉमिकली। तो अगर कोई बड़ी जंग नहीं होती तो ये बाय 2078 तो पूरा का पूरा द वर्ल्ड विल बी डोमिनेटेड बाय एशियन इकोनॉमीज, प्लस उस पे एशियन पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है ना, सारे भाई तकरीबन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड, हर पांचवा बंदा विल बी एन इंडियन एट दैट टाइम, अगर आप जाके देखें। अब अगर जंग होती है तो देन जंग दिस टाइम विल बी इन एशिया, तो डेवस्टेशन एशिया में होगा। आपको जाके 1946 में फोटोज देखें आप लंदन के, तबाह और बर्बाद हो गया था लंदन कंप्लीटली, राइट। मतलब ये जो इतने सारे जो इंडियंस और पाकिस्तानी इंग्लैंड में है, वो उनको लेबर की तरह लेकर आए थे टू रिबिल्ड इंग्लैंड। तो 45 में जो जर्मनी ने बमबारी मार के तबाह और बर्बाद कर दिया था, जापान को अमेरिका ने तबाह बर्बाद कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप करके, टोक्यो में फायर बॉम्ब्स करके। सो द कंट्रीज का डेवलपमेंट रिटार्ड हो गया। सोचो आप, अगर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो यूरोप कहाँ होता इकोनॉमिकली ना? सो दे वुड हैव बीन फार मोर एडवांस पॉपुलेशन वाइज आल्सो। सो एशिया हैज टू रियलाइज कि इनका जो मोमेंटम है डेवलपमेंट का, वो विल बी इम्पैक्टेड इन ए वेरी डिफरेंट वे। पॉपुलेशन का भी लॉसेस हो जाएगा एंड 10-15 साल पीछे हो सकते हैं। बाज लोग तरक्की कर लेंगे यूजिंग द वॉर इकोनॉमी, some countries might go forward but others will definitely fall behind, or so Asian century का opportunity will be lost अगर ये कोल्ड वॉर सिनेरियो पैदा हो जाता है। अभी तो जो ऑफशोरिंग की बात हो रही है, डी रिस्किंग, डी लिंकिंग, वो सिर्फ चाइना तक महदूद है, एशिया के बाहर नहीं जा रहे हैं वो, राइट। चाइना +1 जब कहते हैं, इट इज आइदर इंडिया या वियतनाम या फिलीपींस या मलेशिया की बात आ रही है। सो जो चाइना का नुकसान हो रहा है वो इज गोइंग टू अदर एशियन कंट्रीज, इट इज नॉट गोइंग आउट ऑफ एशिया। सो वेल्थ वगैरह सारा एशिया के अंदर ही है। बट अगर ऑफशोरिंग एशिया के बाहर हो जाती है एंड मूव्स टू अफ्रीका, तो देन यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉस। तो ये हो सकता है कि यू कुड हैव ए सिनेरियो वेयर ए कोल्ड वॉर लाइक सिनेरियो, जिसमें दूसरे एशियन कंट्रीज को अपनी तरफ करने के लिए द वेस्ट माइट एक्चुअली हेल्प देम। तो चाइना का, सिर्फ चाइना का नुकसान हो, और वो कंट्रीज जो चाइना के साथ अलाइन होते हैं सिर्फ उन्हीं का नुकसान होगा, और बाकी। अगर आप देखें सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद दूसरे जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं उनका बाद में फायदा हो गया, सारे के सारे आप देख लें, पोलैंड, हंगरी वगैरह सब ईयू में आ गए, नेटो में आ गए, एंड दे आर डूइंग वेल, दे हैव बिकम डेमोक्रेसीज, दे हैव बिकम प्रॉस्परस। अब देखना, ये यूक्रेन की जंग की वजह से पोलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। पोलैंड विल प्रोबेबली बिकम द बिगेस्ट आर्मी इन यूरोप। उसको अमेरिका बना देगा, देखना, बिकॉज इट विल बी द बॉर्डर ऑफ रशिया ना, रशिया के बॉर्डर पर है वो। सो उस तरह से योर सम कंट्रीज इन एशिया विल डेफिनेटली बेनिफिट, स्पेशली इंडिया। अगर इंडिया चाइना के साथ मतलब अलाइन नहीं होता, इंडिया को मजबूत बना देगी यूएस, देखना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये वो करके। तो as long as that is happening, only China loses, the rest of Asia continues to remain। यानी यूं कहिए कि दौलत, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एशिया में ही रहेगी, विल नॉट गो आउट। बट अगर जंग हो जाती है तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देयर विल बी लॉट ऑफ डेवस्टेशन, और रिकवरी वगैरह में कई साल लग सकते हैं। और यूरोप की रिकवरी मार्शल प्लान की वजह से हुई थी, काफी एफर्ट था। मार्शल प्लान कौन देगा? मार्शल प्लान एशिया को क्या फिर अमेरिका देगा? और एक मार्शल प्लान एशिया को रीडेवलप करने के बाद, जंग के बाद। एंड वी आर अज्यूमिंग कि जंग, द वेस्ट, व्हाट इफ द वेस्ट लूजेस द वॉर या विड्रॉ जाते अफगानिस्तान से, जैसा वो थोड़े दिनों के बाद वापस निकल गए। अब देखना, ये यूक्रेन की ऑलरेडी शुरू हो गई। आपने सुना वो नेटो का बंदा कह रहा था अभी यूक्रेन नीड्स टू गिव अप सम लैंड वगैरह, नॉर्वे में स्टेटमेंट में कहा, तो उस पर बड़ी धूम हुई, तो उसने अपोलोजाइज किया, बट ही डिड नॉट टेक द आइडिया बैक कि यूक्रेन विल हैव टू कंसीड लैंड फॉर पीस टू रशिया। तो ऑलरेडी वेस्ट में फेटिक शुरू हो गया है, यूक्रेन फेटिक।
तो इस तरह अगर 4-5 साल एशिया में जंग चल जाती है एंड देन द वेस्ट डिसाइड ओके हम नहीं लड़ेंगे, हम चले जाते हैं वापस छोड़ के बीमारियां डेवास्टेशन ये वो छोड़ के वो वापस चले गए, तो क्या दे विल कम बैक एंड बिल्ड? अब कोई पैसे नहीं दे रहा अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए, राइट? सैंक्शन, उल्टा सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो अफगानिस्तान के पैसे हैं वो भी यहाँ पे ब्लॉक किए हुए हैं ना. So no one is investing in Afghanistan. Something like that could happen to Asia. I think ये Asian leaders need to think this whole business through. ये जो उचक रहे हैं, and I think सबसे प्रॉब्लमेटिक आदमी शी जिनपिंग है इस पूरे चक्कर में. उसकी जो एरोगेंस है वो डुबाएगा चाइना को भी और एशिया को भी if he does stupid things, you know. ऑलरेडी देखो इकोनॉमी उनकी लड़खड़ा रही है इस साल चाइना की. अगर सैंक्शंस वगैरह बढ़ जाते हैं तो अंदर डोमेस्टिक, अब देखिए 21% यूथ आर अनएम्प्लॉयड इन चाइना. हाउ लॉन्ग विल दे बी अनएम्प्लॉयड? चाइना का सेफ्टी नेट इतना अच्छा है कि अगर आपका एक ही तो बच्चा है आपका और वो भी ना बेकार, ही हैज नो जॉब, तो जो ओल्डर पेरेंट्स वगैरह है, डू दे हैव अ सेफ्टी नेट वेयर दे डोंट नीड देयर चिल्ड्रन सपोर्ट? सो द नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी सवाल लग जाता है, कमिंग जनरेशन पे सवाल हो जाता है. और फिर अगर आप दुनिया को पिस ऑफ करते रहे, खासतौर से दौलतमंद, मतलब आप बने अमीर बिकॉज द वेस्ट इन्वेस्टेड इन यू, राइट? नॉट बिकॉज यू इन्वेस्टेड इन योरसेल्फ, इट वाज बिकॉज द वेस्ट. अगर आप वेस्ट की इन्वेस्टमेंट्स को दौड़ा भगा दिए, आप देखें एफडीआईज 25 साल में इतने नहीं गिरे थे जितने अब गिरे हैं. दैट मींस द वेस्ट इज नॉट इन्वेस्टिंग इन चाइना. लेकिन वो तो डॉक्टर साहब उनकी अपनी पॉलिसीज की वजह से, बिकॉज दे आर नॉट ओपनिंग अप, शंघाई को बंद कर दिया, ये भी तो चैलेंजेस है ना. 2008 में अमेरिका का अभी तो इकोनॉमिक स्लम्प आया था, वो तो चैलेंजेस तो अमेरिका में भी रहे हैं. आपको नहीं लगता कि दे विल रिकवर इट? देखिए अमेरिका के जो चैलेंजेस थे बैड मैनेजमेंट के थे, जिसका करेक्शन हुआ, राइट? बट अमेरिका का जो 2008 का जो रिसेशन ले लें, उसके बाद अभी भी वी केम वेरी क्लोज टू अ रिसेशन. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ an international effort to undermine US economy. लेकिन अगर चाइना से इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं, दे आर नॉट एक्सीडेंटल. यानी ये होगा कि देयर विल बी कंपनीज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, जैसे अरे यार वी विल मेक 3% मोर इन चाइना देन इंडिया, बट यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू गो देयर. अगर ये डिसीजंस, इस तरह के डिसीजंस अगर लेने लग गए ना कंपनीज, ठीक है मैं 3% कम बना लूंगा, 5% कम बना लूंगा, आई विल गो टू मलेशिया, आई विल गो टू वियतनाम, आई विल गो टू इंडिया, बिकॉज दिस इज फ्रेंड शोरिंग, राइट? इट इज सेफर, माय इन्वेस्टमेंट्स इन द लॉन्ग रन आर सेफर. अभी जो 24 पॉइंट कुछ प्लान जो रिलीज की है चाइना की गवर्नमेंट, आपने देखा होगा 2-3 दिन हुए हैं, उसमें दे हैव एक्नॉलेज के आर्बिट्ररीली उन्होंने बड़े बड़े कंपनीज को तंग किया है, वेस्टर्न कंपनीज को. जैसे अमेरिका कभी सैंक्शंस लगा देती है ना चाइना पे, जैसे चाइना के डिफेंस मिनिस्टर पे अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं फॉर हेल्पिंग रशिया. तो चाइना आल्सो ट्राई टू डू दैट, बट चाइना रियलाइज था कि चाइना एप्पल पे सैंक्शंस लगाएगी तो फिर क्या, कब तक रहेगा एप्पल चाइना में? So that is the thing, that China has become unpredictable and is irritating. देखिए अगर आप बहुत पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, then you have to have confidence in the legal system of that country and also confidence के सरप्राइजेस ना हो. सोचिए आपने डिसाइड किया कि हम ठीक है हम $15 बिलियन इन्वेस्ट कर देते हैं शंघाई के पास एक फैक्ट्री में, ठीक है आपका फैक्ट्री बन रही, 2-3 साल तो खाली बनने में लगेंगे, उसके 5-6 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिल रहा. उससे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आके नेशनलाइज कर दी तो क्या आपकी मुल्क जाके जंग लड़ेगा? सोचिए आप, to get your $15 billion, no, it's a small amount for the country, but for you it's a huge investment. So you have to have transparency, stability and confidence के sudden changes, arbitrary changes नहीं आएंगे. देन आप पूरी सारा, इट्स लाइक गोइंग टू अ बैंक ना भाई. अगर आप किसी बैंक में जा रहे हैं, आपको पता है कि सडनली वो मुझ पे 10% वो चार्जेस लगा देंगे फजूल के विदाउट एक्सपेक्टिंग, देन यू विल नेवर गो टू सच बैंक्स इफ दे गेट अ रेपुटेशन के द पॉलिसी चेंजेस आर आर्बिट्ररी, अनएक्सपेक्टेड, ट्रांसपेरेंसी नहीं है. तो कॉर्पोरेशंस फॉर दोज रीजंस आल्सो दे आर अ बिट रिलक्टेंट. मतलब अभी पिक्चर क्लियर नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से एफडीआईज नीचे जा रहे हैं या सीजन्स की वजह से जा रहे हैं. और दूसरी चीज ये हो गई है कि पीपल आर नाउ
American businesses are now also looking at America as a place to invest for manufacturing. ये पहले नहीं था, ये ट्रम्प के बाद बाइडेन जब से चिप्स के सब्सिडी तकरीबन $500 billion का सब्सिडी है for manufacturing in the US. So if the US starts investing like that, then even America can become an interesting place for high-tech FDIs. अभी भी हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। वो चाइना के इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हैं, टोयोटा यहाँ पर है, सब बड़े बड़े, हर चीज इज इन द यूएस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स सी डॉक्टर साहब, ये देखते क्या है, क्योंकि ये जितने भी अलायंसेस बन रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी ये सारे अलायंसेस जो हैं वो थोड़े अरसे में मैच्योर होंगे। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि हम हर साल ये ट्राइलैटरल जो है वो समिट किया करेंगे, क्वाड है, ऑकस है, फिलीपाइंस के साथ है। सो ये अगले 2 4 5 साल में चीज़ें मैच्योर होंगी, पता चलेगा। एंड देन जी, बट ये जो अलायंसेस है ना, ये अलायंसेस जाके क्या करेंगे? F-35 खरीदेंगे। अमेरिका कुछ बेचने वाले नहीं है, ये क्या बेचेंगे अमेरिका? साउथ कोरिया क्या बेचेगा अमेरिका? हांडाई वो तो वैसे ही जो लेना है तो हम ले लेते हैं। हांडाई किया, लेकिन देयर इज नो डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। तो जितना डिफेंस का अलायंसेस बढ़ते हैं, इट आल्सो सपोर्ट्स अमेरिकाज डिफेंस इंडस्ट्री ना। देखेंगे आप, दे विल बाय मोर। और जितना वो चाइना को परेशान करेंगे, जितना चाइना इनके तरफ अग्रेसिव होने लगेगा, वो इट्स लाइक वो सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो जाएगा ना। फिर ये और हथियार खरीदेंगे अमेरिका के पास से। फिर आएंगे, फिर लेंगे, फिर आएंगे, फिर लेंगे। एग्जैक्टली, जी हाँ। ओह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखते हैं हम पाकिस्तान भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पजल है। इस पे भी डॉक्टर साहब किस दिन बात करेंगे कि ये क्या हो सकता है पाकिस्तान के हवाले से। आपके पास जो नए बंदे आ गए, क्या नाम है, जलीली साहब, वो तो प्रपोजल लेके आ गए पीस प्रोसेस का इंडिया के साथ। ये केयर टेकर गवर्नमेंट आपकी इतनी प्रॉमिसेस कर रही है, मुझे नहीं लगता कि दे आर प्लानिंग टू लीव। नहीं, चले जाएंगे, वो ऐसे नहीं होगा। वो थोड़ा तो वो टेक्निकली स्टे उन्होंने लंबा किया है, टेक्निकली वो बाय लॉ उन्होंने स्टे लंबा किया है। लेकिन पीछे इनके वो जो है ना, देयर आर बैड आइडियाज हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं है। वी आर होपफुल, लेट्स सी, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक। हमारी सोसाइटी शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जैसे तैसी लूली लंगड़ी है, जमहूरियत ही रहे, यही हमारे लिए अच्छी है। Anyhow, thank you very much, Professor Dr. Khan Sahab. It was a pleasure talking to you, sir. बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much. Bye.